Hey guys, this is Vishal Vairagi here and I welcome you all to the next level A to Z. बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट क्लास हम लोग एक क्लास अटेम्प्ट कर चुके थे। हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ों को जान चुके थे। आइए एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते उन्हें। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि एनडीटीएल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कई बार एग्जाम्स में इंटरव्यूज में भी पूछा गया है। एनडीटीएल की फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहीं पर यही चीज आपको नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज के नाम से भी दिखेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज भी सही है, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज भी सही है। ओके, थोड़ा सा आगे और बढ़े थे हम लोग एसेट एंड लायबिलिटीज के विषय में भी जाने थे। हम लोगों ने जाना था कि एसेट हर वो चीज जो इंसान को किसी न किसी रूप में प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, दोज टर्म्स आर एसेट्स, दोज थिंग्स आर एसेट्स। लायबिलिटीज जहाँ पर हमारी जिम्मेदारी आती है। बैंकिंग की भाषा में हमने समझा था क्या कि जो भी लोन बैंक्स प्रोवाइड करती है वो बैंकों के लिए एसेट है, बिकॉज लोन्स बैंकों को अर्निंग प्रॉफिट करके देती है, प्रॉफिट अर्न करके देती है, और जहाँ प्रॉफिट वहाँ पर एसेट। और जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों में वो बैंकों के लिए क्या है, लायबिलिटीज है, बिकॉज उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बैंकों की होती है। अब थोड़ा सा डिस्कशन हमने सेविंग्स अकाउंट के विषय में भी किया था। उसके बाद फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। चलो एक बार देखते हैं इसको भी। सेविंग्स अकाउंट में हम लोग इतना कुछ जान चुके थे कि चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और डेबिट कार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। कल की वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म होता है दोस्तों टीडीएस और एक टर्म होता है टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टीडीएस का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग लिख लेंगे। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरे ख्याल से वर्ष 2018 के मेन एग्जाम आईबीपीएस पीओ मेन एग्जाम में टीडीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ओके, और एक इसमें ऑप्शन ये भी था टैक्स डिडक्शन सिस्टम। ज्यादातर बच्चों ने टैक्स डिडक्शन सिस्टम पर क्लिक किया था, जो कि गलत होता है आंसर। इसका राइट आंसर टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा नाम वैसा काम। इसमें कहते हैं क्या कि जिस सोर्स में आपकी अर्निंग हो रही है, आई रिपीट, जिस सोर्स में आपकी अर्निंग हो रही है वहां से यदि आपकी कुछ पैसे का डिडक्शन होता है, दैट मींस दैट इज योर टीडीएस। चलो इसको बैंकिंग के टर्म में समझते हैं। आपने क्या किया, बैंक ने कुछ पैसे जमा किया इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट आपकी अर्निंग हो रही है। ओके, यानी बैंक एक सोर्स है जहां से आपको सेविंग्स अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ओके, क्लियर है तो साथ में कमेंट करते रहना कि यहाँ सर आप क्लियरली पढ़ा रहे हो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, तो बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किया, वहां से आपको इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब वो इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, यदि बैंक उस इंटरेस्ट के अर्निंग की वजह से कुछ पैसे आपके खाते से काटती है तो वो डिडक्शन कहलाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वर्ष 2019 तक में, आई रिपीट, वर्ष 2019 तक में एक कॉन्सेप्ट था क्या कि यदि आपकी इंटरेस्ट अर्निंग ₹10,000 तक है, मैं इंटरेस्ट अर्निंग की बात कर रहा हूँ, डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपकी इंटरेस्ट अर्निंग सेविंग्स अकाउंट में ₹10,000 तक है, तब बैंकों को अधिकार हुआ करता था कि आपके खाते से टीडीएस काटे। ओके, यदि आपकी इंटरेस्ट अर्निंग, ये जो 10,000 की बात है ये इंटरेस्ट अर्निंग की बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। यदि आपकी इंटरेस्ट अर्निंग ₹10,000 तक है तब बैंकों को अधिकार हुआ करता था, वो आपके खाते से टीडीएस काट सकती थी। बट एट प्रेजेंट ये इंटरेस्ट अर्निंग का क्राइटेरिया, ये विंडो या फिर इस अमाउंट को बढ़ा करके 10,000 से 40,000 रुपया तक कर दिया गया है। दैट मीन्स यदि आज के डेट में आपके खाते में, बचत खाते में इंटरेस्ट की जो अर्निंग होती है वो 40,000 रुपए तक होती है, तो आपके खाते से टीडीएस कट सकता है। ओके, याद रहे 40,000 रुपए तक। तो एट प्रेजेंट टीडीएस का विंडो कितना है दोस्तों?
40,000 रुपीज तक में आपकी टीडीएस डिडक्शन होती है। ओके, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये बात याद रहे। और 40,000 ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने क्या बताया था, अप्रोक्सीमेटली मान करके चलो कि आपके खाते में 4% रुपीज ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। समझना चीजों को अच्छे से ध्यान से। 4% का इंटरेस्ट आप सेविंग्स अकाउंट में अर्न कर रहे हो। दैट मीन्स क्या है कि यदि आपने 100 रुपया जमा किया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 4 रुपया। यहाँ तक बात क्लियर है। 40 रुपए के इंटरेस्ट के लिए आपको कितना जमा करना होगा, 1000 रुपए। सिमिलरली 400 रुपए के इंटरेस्ट के लिए आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यदि आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, 40,000 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, मैंने 100 रुपया में आपको 4 रुपया का इंटरेस्ट दिया, तो इसको 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इतना इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, और बैलेंस करने के लिए इसको भी आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप पाएंगे क्या कि 1 लाख रुपए से ऊपर का आपका डिपॉजिट होना चाहिए। ओके, एक 10 लाख रुपए के आसपास में आपकी डिपॉजिट होनी चाहिए, तब जाकर के आपको 40,000 का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और 10 लाख के डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में यदि आपके होते हैं, दैट मीन्स आप आम पर्सन नहीं है। ओके, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में। तो वैसी स्थिति में बैंकों को अधिकार होता है कि आपके खाते की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करे, समझे कि क्या किया जा सकता है। और टैक्स डिडक्शन सिस्टम बैंकों का अपना अधिकार होता है, और ऐसे कस्टमर को बैंक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो ये बैंकों का अधिकार होता है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात है टैक्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ टीडीएस का डिडक्शन होता है, टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है। टैक्स वो डिडक्शन है जिसको सरकार काटती है। ओके, टैक्स वो डिडक्शन है जिसको सरकार काटती है, बैंक नहीं काटती है। ओके, तो सेविंग्स अकाउंट में 40,000 रुपीज तक के इंटरेस्ट में आपके पास में टीडीएस कटने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग। चलिए, सेविंग्स अकाउंट में जितना कुछ जानना था, आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। आगे के क्लासेस में आपको सेविंग्स अकाउंट के वैरायटीज भी मिलेगी। मैं बताऊंगा आप लोगों को बीएसपीडीए क्या होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या होता है, रुपए कार्ड वगैरह क्या होता है। धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि आपको छत पर पहुंचना है तो सीढ़ियों के साथ भी चढ़ना होगा। अचानक से आप छलांग लगा के नहीं पहुंच सकते। एंड बैंकिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट ऑल अबाउट फोकस। आपका फोकस बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही टाइम पर होना चाहिए। क्योंकि फोकस गड़बड़ाया मेरे दोस्त तो गिरोगे बिल्कुल मुंह के बल, और मुंह के बल गिरोगे तो सबसे ज्यादा चोट लगेगी आपके नाक पर। और मुझे नाक बहुत प्यारी है, आप लोगों की भी और हमारी भी। ये चैनल है, इस चैनल की भी नाक बहुत प्यारी है, क्योंकि ये चैनल भी आप लोगों का ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट को हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट को शुद्ध हिंदी में कहते हैं चालू खाता। एक बात याद रहे, जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों का हाई लेवल का होते जाएगा, रेडी रहिए उसके लिए। जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट कोई भी खोल सकता है, मैंने क्या कहा था, सेविंग्स अकाउंट को खोलने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ वो 18 साल का होना भी चाहिए। 10 साल के बच्चे भी खोल सकते हैं सेविंग्स अकाउंट। आगे के वैरायटीज में समझ में आएंगे कैसे। जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट कोई भी खोल सकता है, उसी तरह से करंट अकाउंट भी कोई भी खोल सकता है। आई रिपीट, हाँ जी हाँ, मैं एक बैंकर होने के नाते कह रहा हूँ, इवन समझता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सेविंग्स अकाउंट कोई भी खोल सकता है, उसी तरह से करंट अकाउंट भी कोई भी खोल सकता है। बट ऐसा माना जाता है कि यदि आप एक बिजनेस होल्डर हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस, आप अंबानी अडानी ये सब, ऐसा जरूरी नहीं। यदि आपके पास में छोटा मोटा कोई दुकान भी है जिससे आपका रेगुलर बिजनेस परफॉर्म होते हैं, तो यदि आप एक बिजनेस होल्डर हो तो करंट अकाउंट खोलना आपके लिए लाभदायक हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। करंट अकाउंट के कुछ फीचर्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अकाउंट में आपको इतना परसेंट ब्याज मिलता है, 0%। देयर इज नो इंटरेस्ट रेट रिगार्डिंग करंट अकाउंट। ओके, दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर कि करंट अकाउंट में जब 0% इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इसको क्यों खोले भाई? बड़ी सीधी सी बात है, करंट अकाउंट में एक सुविधा दी गई है लोगों को। वो सुविधा क्या है? नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन।
ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में जो होता है ट्रांजैक्शन लिमिटेड होती है कि आप महीने में इतने बार ही यूज कर सकते हो अपने सेविंग्स अकाउंट के पैसे को, इतनी बार ही निकाल सकते हो। इसमें बहुत से कुछ लोग होते हैं बुद्धिजीवी लोग जिनको कह सकते हो, जो कि बहस करने लग जाते हैं बैंक वालों से कि मैं अपना ही पैसा क्यों नहीं निकाल सकता। भाई बैंकिंग के भी अपने कुछ रूल्स है, आरबीआई के कुछ रूल्स है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है जिसे हम लोगों को भी फॉलो करना पड़ता है। बट करेंट अकाउंट में आप लोगों को कोई बंदिश नहीं है। आप दिन भर में चाहे तो 1000 बार अपने खाते से पैसे का यूज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो। ओके, तो करेंट अकाउंट में ये बेनिफिट दी जाती है कि कोई लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शन की। ओके, तीसरी बात, करेंट अकाउंट में डेबिट कार्ड की सुविधा प्रोवाइड की भी जाती है, नहीं भी की जाती है, डिपेंड करता है ऑन द चॉइस ऑफ द कस्टमर। करेंट अकाउंट होल्डर कैसा है उसके चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाना है या नहीं करवाना है। ओके, लेकिन जनरली होता है क्या कि ज्यादातर करेंट अकाउंट होल्डर्स नहीं ही लेते हैं डेबिट कार्ड। ओके, करेंट अकाउंट में एक चीज मैंडेटरी होती है बिजनेस होल्डर्स को लेने के लिए, मतलब बैंक प्रेशर नहीं देती कि आप लो ही, लेकिन ये बिजनेस होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है करेंट अकाउंट वालों को। वो होता है चेकबुक फैसिलिटी बहुत हेल्प करती है करेंट अकाउंट वालों को। क्यों? क्योंकि करेंट अकाउंट ज्यादातर वही लोग खोलते हैं जिनको डेली बेसिस पर अच्छा खासा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन करना हो। हालांकि कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजैक्शन करना हो, पैसे ट्रांसफर करना हो, तो वैसी स्थिति में बार बार कैश निकालना, बार बार कैश डिपॉजिट करना ये हैक्टिक हो जाता है। उससे सबसे बेहतर और सबसे सेफ मोड आज के डेट में भी, इवन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी, इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन से भी सबसे ज्यादा सेफ मोड आज के समय में चेकबुक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट होल्डर्स को ये प्रोवाइड किया जाता है चेकबुक। अब करेंट अकाउंट्स के अलग अलग टाइप होते हैं, उसको हम लोग आगे जानेंगे। पहले बेस समझो, ऊपर नहीं बोलना है, पहले बेस समझो कि आखिर ये होता क्या है। उसके बाद जब हम लोग जैसे ही ओवरव्यू लेकर के चैप्टर्स के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बैंकिंग अथाह सागर है। आप लोगों को अभी तक ऊपर पढ़ाया जा रहा था, इवन आप लोग खुद भी ऊपर तय करके निकलना चाह रहे, थोड़ी सी गहराई में उतरोगे आप, जैसे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग है क्या चीज। चौथी बात ये है दोस्तों, करेंट अकाउंट में बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। वो फैसिलिटी क्या है? उस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं ओडी। ये भी सारे करेंट अकाउंट होल्डर्स को नहीं किया जाता है। देखा जाता है कि किस करेंट अकाउंट होल्डर का अच्छा ट्रांजैक्शन है, जिसका बैंक से अच्छा रिलेशन बना हुआ है। अच्छा रिलेशन कहने का मतलब बैंक से इनका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वैसे कस्टमर्स को कहते हैं कि इनका अच्छा रिलेशन है बैंक से। ओके, करेंट अकाउंट होल्डर्स को, ऐसे करेंट अकाउंट होल्डर्स को ओडी प्रोवाइड किया जाता है। ओडी कहने का मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं इसको, पूरा नाम इसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इवन ये क्वेश्चन भी आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस अकाउंट में दिया जाता है? वो अकाउंट का नाम है दोस्तों करेंट अकाउंट। ओके, अब इसमें होता क्या है, मान लो आप एक करेंट अकाउंट होल्डर हो। ओके, आपका बैंकों में अच्छा खासा रिलेशन है, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है, एंड एट प्रेजेंट आपके करेंट अकाउंट में, आई रिपीट मैं करेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, एट प्रेजेंट आपके करेंट अकाउंट में 10,000 रुपए ही हैं, बट इमीडिएटली अर्जेंटली आपको किसी को तुरंत ₹15,000 15,000 रुपये ट्रांसफर करना है, तो एक्सेस 5,000 रुपये आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट अकाउंट में 10,000 रुपये ही है, तो बैंक आपको एक्सेस 5,000 रुपये प्रोवाइड कर सकती है कि हाँ ठीक है, आप हमारे फंड का 5,000 रुपया यूज करो, आपकी इमरजेंसी है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इसे रीपे करना होगा। कब तक रीपे करना होगा? विदिन 90 डेज। याद रहे, ओडी फैसिलिटी की जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम 90 डेज होती है। इस 90 डेज से एबव यदि आप जो भी बैंक से फंड लिए हो ओवरड्राफ्ट के रूप में, अगर इस 90 डेज के अंदर में आपने पे नहीं किया तो बैंक हैवी इंटरेस्ट चार्ज करती है। आई रिपीट, 90 डेज ही लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की, जो कि करंट अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। मैं करंट अकाउंट की ही बात कर रहा हूँ, खुद को कंफ्यूज मत करना। ओवरड्राफ्ट वह फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। फिर से सुन लो आप लोग, ओवरड्राफ्ट वह फैसिलिटी है
जो करेंट अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है, करेंट अकाउंट के स्पेशल कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होता है क्या कि जो पैसा आपके खाते में अवेलेबल है उससे ज़्यादा पैसा आप यूज कर सकते हो। जो भी एक्सेस मनी होगा, एक्स्ट्रा पैसा जो भी होगा वो बैंक प्रोवाइड करेगी आपको, जिसे आपको 90 डेज के साइकिल में या 90 डेज के भीतर रीपे करना होता है, अदरवाइज बैंक विल चार्ज हैवी पेनल्टी और हैवी इंटरेस्ट ऑन योर अकाउंट। ओके, यहाँ तक रही बात करेंट अकाउंट की। करेंट अकाउंट का बेसिक यहाँ तक क्लियर है। इससे ज़्यादा जब हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे तो करेंट अकाउंट की 2 कैटेगरीज को जानेंगे। ओके, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेकरिंग डिपॉजिट की तरफ। आरडी अकाउंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा घरों पे कि आरडी अकाउंट हमारा है या हम आरडी में कुछ पैसे जमा करते हैं। देखो एक बात है, चलो एक एग्जांपल सेट करते हैं ताकि इजीली चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सपोज कि आपके पास में 1 लाख रुपए है एट प्रेजेंट, आपके पास में 1 लाख रुपए है। ओके, इस 1 लाख रुपए में आप चाहते हो क्या कि कुछ तो ऐसा करें कि पैसे जमा हो जाए और हमें हैवी इंटरेस्ट भी मिले। आपने किसी दोस्त से पूछा तो दोस्त ने आपको कहा कि ऐसा करो, इस 1 लाख रुपए को एफडी करवा दो, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सलाह मानो तो मैं कहूँगा कि इस 1 लाख रुपए को पार्ट वाइज तोड़ करके एक लिमिटेड प्रीमियम की तरह, जिस तरह से आप अगर LIC का प्रीमियम वगैरह भरते हुए फिक्स्ड प्रीमियम होता है, ठीक है, तो मैं एक फिक्स्ड प्रीमियम की तरह आप आरडी करवा दो। क्यों? इसलिए क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको एट प्रेजेंट एफडी में मिल रहा है वही इंटरेस्ट रेट आपको आज के समय में आरडी अकाउंट में मिलेगा। आरडी अकाउंट में फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस लमसम को, जो टोटल अमाउंट आपके पास है, इसको इकट्ठे एक साथ जमा नहीं करते। ठीक है, इस 1 लाख रुपए को आपने इकट्ठे एक साथ बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि कुछ पैसे तोड़ करके जमा किया और अच्छा खासा इंटरेस्ट आता। ओके, और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में, जो इसके जस्ट बात है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है क्या है कि आपने इस टोटल अमाउंट को इकट्ठे एक साथ जाकर के बैंक में जमा कर दिया। बाकी और किसी प्रकार का कोई खास डिफरेंस है नहीं आरडी और एफडी में। ओके, दोनों का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, एट प्रेजेंट कोरोना एरा में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है 5.1% के अप्रॉक्स में इसका, आरडी का भी और एफडी का भी इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन लोगों के लिए थोड़ा सा रिबेट दिया जाता है, थोड़ी सी छूट दी जाती है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज, अमाउंट पर भी डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट, खास करके आरडी और एफडी में। सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल नहीं, करंट में तो खैर इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, आप लोग जान चुके हो। यदि आपका अमाउंट ज़्यादा है तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है, स्लाइटली वेरी कर सकता है। ये नहीं कि मैंने 5.1% कह दिया तो 5.1% फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अमाउंट पर भी वेरी करता है। प्लस दूसरी बात, एक और चीज, इस बात पर भी डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट कि आप कितने दिन के लिए डिपॉजिट कर रहे हो। फिक्स्ड डिपॉजिट आरडी आप कितने दिन के लिए कर रहे हो, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर कितने दिन के लिए कर सकते हैं। दोनों की मैं बात बता रहा हूँ, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ। मिनिमम यदि आपने आरडी खोलने की इच्छा जताई या एफडी खोलने की इच्छा जताई, ठीक है, आरडी की बात यदि मैं करूँ, आरडी मिनिमम 1 साल के लिए आप खोल सकते हैं। मिनिमम 1 साल के लिए आपने मंथली टेन्योर मान लिया, मान लो कि आपने 2-2 हज़ार रुपये करके हर महीने जमा किया, 1 साल में आपने 24,000 रुपये जमा कर दिया, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये का टेन्योर आपका चलेगा। आप 2,000 रुपये जाकर के कैश डिपॉजिट कर दो या ट्रांसफर कर दो अपने खाते में आरडी अकाउंट में, उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक बाकायदा अकाउंट नंबर दिया जाएगा। ओके, तो आरडी अकाउंट यदि आप खोलते हो तो मिनिमम 1 साल के लिए खोल सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमम आरडी अकाउंट मैक्सिमम 120 मंथ या 10 साल के लिए मैक्सिमम खोल सकते हो आप आरडी अकाउंट। ठीक है, ये रही आरडी अकाउंट की बात।
ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, उसको पॉइंट आउट करते चलो, नोट करते चलो, वो वाकई आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों जो कि एग्जाम रिलेवेंट ना हो। फालतू बकवास करने के लिए मैं यहाँ पर कैमरे के सामने आप लोगों के सामने नहीं आया हूँ। आप लोग खुद फील करते रहना इस चीज को, आप लोग खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या आप लोग कर रहे हो। ओके, तो आरडी अकाउंट आप कम से कम 1 साल के लिए खोल सकते हो, 1 साल से कम का नहीं। आप चाहोगे कि 8 महीने के लिए आरडी खोलो, संभव नहीं है, कोई बैंक इसके लिए रेडी होता नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम 120 महीने के लिए यानी कि 10 साल के लिए आप आरडी अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, 10 साल के बाद आप आरडी अकाउंट खोलने के लिए, मतलब आप चाहोगे कि 11वें साल के लिए आरडी अकाउंट खोलो, संभव नहीं। दूसरी बात, आरडी अकाउंट में जो प्रीमियम होता है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हो, वो फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि इस महीने आपने 2000 रुपये जमा किया और अगले महीने जाकर 3000 रुपये नहीं, ये नहीं होता। आपको बैंक एक इंस्टॉलमेंट बता देगी कि हाँ भाई ऐसा है कि आप हर महीने 2000 रुपये जमा करो, हर महीने 1500 3000 जो भी आपकी इच्छा हो, आपको इंस्टॉलमेंट बता देगी, आप अपना जमा करो, इतने दिनों तक जमा कर सकते हो। ठीक है, इतने दिनों के लिए आपको आरडी करवाना, बैंक कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि हाँ इतने दिन के लिए आप। तो आरडी अकाउंट का जो इंस्टॉलमेंट होता है दोस्तों, मंथली वाइज होता है, मंथ वाइज आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट देना होगा जाकर के एक पर्टिकुलर डेट के भीतर, और वो फिक्स रहेगा अमाउंट, ऐसा नहीं कि वो वेरी करेगा। 3000 के बदले 2000 रुपये आप जमा नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई हमारी बात। दूसरी बात, अभी पहले आरडी को ही क्लियर करते हैं, उसके बाद एफडी में पहुंचते हैं। आरडी और एफडी जो है वो दोनों मोस्टली सिमिलर है, कुछ कुछ चीजें ही वेरी करती है कुछ। आरडी की अगर बात करें, आरडी अकाउंट में होता है क्या कि आपने कुछ कुछ पैसे जमा करने स्टार्ट किए सडनली। इसमें बेनिफिट क्या है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें बेनिफिट ये है, आपके पास में 1 लाख रुपए है, ठीक है, यदि 2-2 हजार रुपए करके आप जमा कर रहे हो, यदि 2-2 हजार रुपए करके आप जमा कर रहे हो, तो 50 इंस्टॉलमेंट में आप 1 लाख रुपए जमा कर सकते हो। राइट, 50 इंस्टॉलमेंट में आप 1 लाख रुपए जमा कर सकते हो। 50 इंस्टॉलमेंट यानी कि 4 years 2 months। ठीक है, 4 साल 2 महीने, यानी 50 महीने में जाकर के आप 2-2 हजार रुपए जमा कर सकते हो। यहाँ तक तो मेरी बात क्लियर है। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है, 10 बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, बीच में यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या कर सकते हो आप? बीच में यदि आपके पास पैसे की जरूरत पड़ गई, मान लो इस 50 मंथ के जगह आपने 25 मंथ तक इंस्टॉलमेंट अपना भरा, और बीच में अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई बात नहीं भाई, बाकी के पैसे आपके पास बचे हुए हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। विदाउट इन्वॉल्विंग इन बैंकिंग एरा, विदाउट ब्रेकिंग योर आरडी अकाउंट, यू कैन अवेल दिस बेनिफिट। ठीक है, आप अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस को बिना डिस्टर्ब किए ये बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। ठीक है, कि 25 मंथ के बाद यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ी, कोई बात नहीं, बाकी के 25 मंथ के पैसे आपके पास पड़े, आप उसको यूज करो, ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, यदि आप बैंकिंग एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होकर के लेना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ आपको, शायद ही आपको ये चीज कहीं मिला होगा या शायद ही किसी ने बताया होगा। ये पॉइंट एकदम पॉइंट आउट कर लेना, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना कि किसी भी समय में आप अपने आरडी अकाउंट से, आई रिपीट, किसी भी समय में आप अपने आरडी अकाउंट से एट प्रेजेंट जितना जमा है पैसा, 90% तक आप किसी भी समय में आरडी अकाउंट में लोन ले सकते हैं। ओके, एफडी की बात हम लोग फिर कभी करेंगे, फिर कभी क्या नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। आप इस क्लास को एंजॉय करो, आई होप। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, इस बात का ख्याल रखते हुए आज